अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर एक बार फिर से डील की बातें जो है वो हो रही हैं। डील और ढील की बातें मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर तो चलती ही रहती हैं, मगर इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर बातें हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ही तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। इस बार वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 ओहदेदारान जो ईवान के अंदर पहली सफ़ में बैठते हैं, उनमें से 4 जो अहम जो शख्सियात हैं, उन्होंने एक अहम मुलाकात की है, बंद कमरे में मुलाकात की है और ख़ुद को क़यादत के लिए यानी कि ख़ुद को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कहा है। और ये भी कहा है, ये इतराफ़ किया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने और नवाज शरीफ ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हमारी तरफ भी आप नज़र करम कीजिए और हम मुल्क को संभाला देंगे। ये वफाकी वज़रा की जानिब से बयानात का जो सिलसिला है वो जारी उसारी है। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, शहबाज गिल साहब ने इसकी तायद भी की है, फैसल वावडा साहब भी ये बात कर चुके हैं और अली नवाज़ आवान साहब ने तो 2 नाम भी बताए हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम बताया कि 2 ये नाम है और दीगर जो 2 नाम और बताए जा रहे हैं उस हवाले से उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो वो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर ऐसी मुलाकात की तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, हुकूमत से ही कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई मुलाकात है तो किनायों में बात करने की बजाय आप खुलेआम बात करें, नाम लें उन शख्सियात का, कहाँ पर मुलाकात हुई है, किस जगह पर मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, पिंडी में मुलाकात हुई है या फिर कहीं दरमियान में मुलाकात हुई है, कहीं भी मुलाकात हुई है आप नाम लें। जबकि हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है हम नाम नहीं लेते, हमने ये बता दिया है। ईवान के अंदर जो पहले सफ़ में जो 4 अहम शख्सियात हैं वही डील की बातें कर रहे हैं और माइनस शरीफ की बातें कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल के पर हमने पहले ये देखा कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, दो टोक कहा कि कोई ऐसी डील की बातें नहीं हो रही। अगर कोई डील की बातें करता है उन्हीं से पूछे, उन्हीं से तफसीलात मांगे, उन्हीं से सबूत लें। हुकूमत के सामने ये सवाल रखा जाता है, हुकूमत जवाब देने में हमें कतराती भी नज़र आती है तमाम सूरत हाल के ऊपर, लेकिन सवाल ये नहीं अहम है। हमने देखा कि मिनी बजट के पास होने के बाद ही महंगाई के जो असरात हैं वो आवाम के ऊपर आ रहे हैं। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, आवाम का बड़ा मसला क्या है? हुकूमत का हमें तो ये नज़र आता है कि नवाज शरीफ की वापसी सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सबसे बड़ा मसला है, लेकिन आवाम का बड़ा मसला ये है कि महंगाई में जो आपने रिलीफ के वादे किए थे, जो वादे वीद आपने कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के किए थे हुकूमत ने, वो उन वादों और दावों की तकमील में नाकाम नज़र आती है और अवाम उन वादों का पूछ रही है कि आप उन वादों की पासदारी करें, उनकी तकमील करें और हमें रिलीफ दें। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक बार फिर से सदारती निज़ाम की भी अफवाहें सरगर्म हैं और ये अफवाहें कौन गर्म कर रहा है, कौन ऐसी जो बातें हैं वो फैला रहा है, इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन भी करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार है नासिर बेग चुगताई साहब, लेकिन इन तमाम अमूर के ऊपर और इसी से मुतल्लिक़ सवालात उनके सामने भी रखेंगे, मगर इन तमाम नुकात के ऊपर तफसील से बात होगी। मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से हमने मौज़ूआत आज के आपके सामने रखे हैं उन्हीं नुकात के ऊपर, उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है नासिर बेग चुगताई साहब। बेग साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक में जाने से पहले मैंने मौज़ूआत रखे हैं नाज़रीन के सामने, जिस तरह से हालिया मौज़ूआत जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक बार फिर से डील की बातें हैं वो सुनाई दे रही हैं। क्या लगता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस बार वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 अहम ओहदेदारान, 4 अहम शख्सियात जो हैं वो उन्होंने कोई अहम मुलाकात की है बंद कमरे में और ख़ुद को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कहा है, मुल्क संभालने की बातें की हैं। आपको क्या लगता है वाक़ई कुछ ऐसा हुआ है या फिर ये कोई अबहाम है, अफवाहें हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है? पहली बात तो ये कि ये वज़रा जो बातें कर रहे हैं क्या ये डील कर सकते हैं? क्या इनके पास इख्तियार है कि ये डील ले सकते हैं? क्या किसी से समझौता कर सकते हैं? इतने ताकतवर हो गए हैं क्या? अगर है तो मेरे लिए खबर है। डील जिसको देनी है वो देगा। अब पहले भी नवाज शरीफ डील कर चुके हैं। पहले भी नवाज शरीफ 10 साल के बजाय 5 साल के बाद वापस आए, प्राइम मिनिस्टर बने। सबको पता नहीं है। तो जिसे डील देनी है वो बात करे, वो तरदीद कर रहा है। उनका डीजी कहता है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं बताएं कौन डील कर रहा है, किससे डील कर रहा है, उनका नाम बताएं। हमने भी कहा भी यार नाम बता दें कम से कम, आप किसका डील कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मसला है। ये शायद ये पूरा जो शोर है
ये इसलिए है कि तहरीक इंसाफ के अंदर, अच्छा रजा रजा तहरीक इंसाफ के अंदर जो जी। इख्तलाफात हैं, अच्छा। ये उनको छुपाने की कोशिश है। वो हाँ कहते हैं धूल उड़ाना, हाँ धूल हाँ। उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल है बहुत बुरे देखिए, केपीके में शकीत के बाद हम्म तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो उभर के सामने आ गए। वो हम्म पार्लियामेंट में भी आ गए, वो पार्लियामानी कमेटी के इजलास में भी आ गए, हम्म वो परवेज खटक भी हट पड़े, नूर आलम भी आ गए, और उससे पहले बहुत लोग हैं। कराची के कई एमएनए जिन्होंने खत लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर को, हाँ जिन्होंने खत लिखे हम्माद अजहर को, और कहा है हम्माद अजहर को एक साहब ने लिखा है एमएनए से कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक तो काम इन्होंने कोई नहीं किया, दूसरे के अंदर इख्तलाफात, तो अब ये धूल उड़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, और जब डील होगी तो मुझे आपको मालूम होगा 1 घंटे पहले। ठीक। अच्छा उससे पहले होना बेग साहब फिर यहाँ पर ये सवाल भी बनता है, इदारों की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें ऐसे मामलात के ऊपर ना घसीटा जाए, हमारी बातें डील से मंसूब ना की जाए, जबकि खुद वफाकी वज़रा ऐसी बातें करके खुद इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इदारों की जानिब से नहीं बिल्कुल वाज़ेह आ जानी चाहिए कि भाई साहब आप क्यों हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कभी हाथ रखने की बातें कर लेते हैं, कभी बंद कमरों की बातें कर लेते हैं, हाँ, तो इस तरह हमें इन मामलात के ऊपर ना लेकर आए। वो तो कह चुके हैं रजा, वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमें इस पर ना घसीटे आप, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप बाजवा का जो नजरिया है वो देखें तो बस क्लियर है कि फौज आईनी हुकूमत के मातहत है, फौज हुकूमत के तहत काम करेगी, सिंपल सी कहानी है, तो इसको लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है, और दूसरे ये इससे झगड़ों में पड़ेगी नहीं फौज, ये उन्होंने तय भी कर लिया है, बयान भी कर लिया उन्होंने। तो अब उसके बाद ये बातें करना कि 4 आदमी, और नाम एक साहब ने लिया शायद खाखाना बाकी का। हाँ अब आप सोचें कि जो आदमी 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा हो, ये कहता रहा हो कि मैं नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, असल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, तो वो किस तरह करेंगे? लेकिन डील हो सकती है, आई एग्री, डील हो सकती है। डील करने वाले अगर चाहें तो डील हो सकती है। पहले भी अदालतों ने नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात को खत्म किया, सजाओं को खत्म किया और उनको रेस्टोर किया पॉलिटिक्स के अंदर। अब भी हो सकता है, लेकिन डील करने वाले करेंगे तो होगा। ये जो गुजरा आपने जो बातें करना है सही। इधर नहीं होगा। लेकिन अच्छा, ये जो आपने कहा है कि डील हो भी सकती है, तो फिर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये बयानिया अपनाया है, वोट को इज्जत दो, अगर ऐसे मामला हो गया तो फिर इस ये बयानी का ये क्या करेंगे? बयानिया तब्दील कर लेंगे फिर? असल में वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है ना, हाँ वो भी समझ में कभी नहीं आया था, शायद उनकी समझ में नहीं आया। वो असल में बात हो रही थी कि जमहूरियत को इज्जत दो, जमहूरी इक़्तिदार को इज्जत दो, आइन को इज्जत दो, और वोटर का वोट काउंट करो, उस पर ध्यान नहीं करो। मेरा ख्याल ये था, उसको छोटा करने के चक्कर में जिससे बनाया स्लोगन वो गलती कर गया, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब शायद ये भी कुछ दिनों से ये नारा सामने नहीं आया है। गौर करें कि नारा आखिरी बार कब सामने आया था? सामने नहीं आया। ये भी इत्तलात हैं कि बातें हुई हैं, बातें चल रही हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ सहाफ़ी बहुत से हमारे प्यारे प्यारे दोस्त लंदन गए और पुलाव खा रहे हैं, गाजर का हलवा खा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, वो तस्वीरें भी आ रही हैं, और कुछ और लोग भी हैं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लोग भी गए हुए हैं, फरियाद तालपुर भी वहीं पर हैं। तो ताल्लुकात हैं, राब्ते। अच्छा, मेरा अपना जो तजुर्बा बताता है तो ये राब्ते कभी खत्म नहीं होते। सही। धीरे धीरे भुट्टो पे जो क़यामत आई थी, जेल के अंदर वो थी, बहुत बुरी कोठरी में थी, मेरा ख्याल है उस वक्त भी राब्ते बरसवा थे। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई खिड़की खुली होती है जिससे बातचीत चल रही होती है, लेकिन खिड़की वाला जो मालिक होता है वो ताकतवर होता है। अच्छा, ये जो फिर हुकूमत की जानिब से कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हुकूमत तकरीबन 3 या 3.5 सालों से एक बयानिए को अपनाए हुए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम है। कभी कहते हैं नून अलग हो जाएगी, शीन अलग हो जाएगी, तो कभी कहते हैं कि मायने शरीफ जो है वो होने जा रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में आपको लगता है कि हुकूमत ये फ़कत बातें कर रही है, बयानात दे रही है, एक बयानिया बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, लेकिन हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुताबिकत नहीं रखती हैं, वो इकट्ठे हैं? यह देखिए, ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। मुझे बड़ा सदमा होता है कि बहुत सी तवक्कुआत इस हुकूमत से लोगों ने वाबस्ता की थी, लोगों ने बहुत वोट दिए थे इनको,
कराची में चेयरमैन को वोट पड़ गए थे, अगर आप काउंट करें उनको। जी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बहुत अच्छे वोट लेकर आए थे ये, तो लोग ये बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वो ये कोई तवक्को पूरी नहीं कर पाए। जब वो कोई तवक्को पूरी नहीं कर पाए तो उसके बाद इनके पास और कोई रास्ता नहीं। अगर छोटे से कुछ काम कर लेते ये कुछ 5-5 हजार की 5-5 हजार मकानों की कॉलोनी बनाए थे मजदूरों के लिए, तो और छोटे मोटे काम करे, इन्होंने वो भी काम नहीं किया, एक टके का काम नहीं किया, सिवाय करप्शन, चोर, उचक्के, डाकू कहने के अलावा ये अपने मैनिफेस्टो पे नहीं आए। इनका दावा था कि 90 डेज में सब कुछ चेंज कर देंगे, फिर हमें 3 महीने और दो, हमें 1 साल और दो, हमें अब वो कह रहे अगले 5 साल और दो हमको। अब मैं आज इस साहब को सुन रहा था कि कम से कम उतना तो टाइम दो जितना टाइम जियाउल हक को और मुशर्रफ को दिया था, जी। तो शायद कुछ अब मसला हो जाए। मुझे लगता नहीं कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर कहते आने वाला। लेकिन बेग साहब, आपका भी काफी तजर्बा है, मुल्की सियासी सूरत हाल को आपने बड़े करीब से देखा भी है, तो ये बताइएगा इनकी डिलीवर ना करने की वजह क्या नजर आती है? नाअहली है या फिर निज़ाम एक ऐसा बना दिया गया है जो कि वज़ीर आज़म खुद भी कहते हैं कि जगह जगह के पर माफिया बैठा हुआ है, हमें मुकाबला करना पड़ता है, वक्त लग रहा है? असल में आप जब कोई कच्ची बस्ती गिराते तो पूरी नहीं गिराते आप। अगर आपके ख्याल में निजाम खराब था तो निजाम को ढाने की जरूरत नहीं थी आपको। आप निजाम को रिप्लेस करते, एक निजाम लाते, इसको रिप्लेस करते, पुलिस रिफॉर्म्स लाते, पुलिस को ठीक करते, अदलिया के रिफॉर्म्स लाते, उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी थी आपको, तो स्टेप बाय स्टेप लेके आते। आपने तो पूरा मलबा गिरा दिया सिस्टम के ऊपर, तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया जो आपको 5.5 पे ग्रोथ रेट दे रहा था, जहाँ पेट्रोल की कीमत, जहाँ तनख्वाहें, जहाँ रोजगार लोगों को मिल रहा था, जहाँ डेवलपमेंट हो रही थी, जहाँ चिप एक्ट शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कारखाने बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, वो पूरा का पूरा आपने गिरा दिया। और उसके बाद कुछ नहीं किया आपने कहा कि जनाब सड़कें बनाना तरक्की नहीं होती है, मैं HR में इन्वेस्ट करूंगा, मैं ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करूंगा। आपने वहां भी नहीं किया, बल्कि उल्टे सड़कें बनाई आपने, वही काम किए जो वो कर रहे थे। और वो सड़कें भी आप देख ले, भी मेरा पूरा जो सिद्ध का रास्ता है, पंजाब से सिद्ध का रास्ता, वो मुकम्मल नहीं हुआ है। जो पैच वो छोड़ गया था नवाज शरीफ, वो बाकी है। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस अल्लाह अल्लाह करके अब शुरू हुई है 3 साल की ताखीर के बाद। कैन यू इमेजिन? और मुकम्मल नहीं है जी। मुकम्मल नहीं है अभी, इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का और बाकी है, वो भी मुकम्मल नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने रोजगार फराहम नहीं किया, आपने हेल्थ में कुछ नहीं किया, जो है हेल्थ कार्ड के। ये हेल्थ कार्ड रजा अब्बास साहब, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से 1000-1200 रुपये साल का दे के ले सकता हूँ। आपने कराची से मुतालिक बातें की हैं, तो इससे हवाले से मैं सवाल भी कर लेता हूँ कि जो हुकूमत तो ये कहती है कि कराची के ऊपर हमने तो विफाक ने बड़े ऐलानात भी किए हैं, हमने तो स्कीमें भी दी हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और कराची की अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं कि कराची में वो स्टांस या वो बयानिया या वो पोजीशन नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या फिर मुस्तहकम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में? नहीं, मेरा ख्याल है, लेकिन कराची कभी आए जायजा लें, बहुत डिफरेंट शहर है कराची, बहुत मुख्तलिफ शहर है, अपने फैसले बदलने का मास्टर है। अच्छा। और जो फैसला, अगर वो फैसला था, जो लोग कहते हैं धांधली हुई है कराची में, उस 2018 में धांधली हुई है, लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं लोग। बिलावल का लियारी से हारना बहुत बड़ी बात थी, मामूली बात नहीं थी, और सत्तार का हारा मामूली बात नहीं थी। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है, इंतखाबात हुए, आप जीत गए, उसके बाद आपने क्या डिलीवर किया? कराची के लोगों क्या दिया आपने? जो कुछ दिया वो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था ना, बसों का ठेका, ये वो सब पूरा तैयार प्रोजेक्ट जिसको आपको फिनिश करना था, उसमें भी आपने 3.25 साल लगा दिए, और वो फिनिश अब हुआ पिछले हफ्ते, और बसें चलना शुरू हुई है, और बड़ा अच्छा उसका वो है रिएक्शन है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन खुशी इनके हवाले से नहीं, फिर कराची में आपने जो काम करने थे 12,000 अरब पता नहीं कितने रुपया लेकर आए थे आप, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? नाले साफ किए आपने, एक नाला साफ किया, ठीक है भाई गुड, लेकिन उसके साथ साथ जो
असल काम था HR में इन्वेस्टमेंट, रोजगार, तालीम, इस पर आपने गौर नहीं किया। आपने झगड़ा मोल लिया सूबाई हुकूमत से एक जजीरे के ऊपर। उस जजीरे से कोई ताल्लुक नहीं है गरीब का। वहां जो इमारतें बनेंगी वो करोड़ों रुपए की होंगी और वो स्टेट को लेंगे, गरीबों का नहीं है। तो वो आपके 50 लाख मकानात और 1 करोड़ रोजगार के मौके कहाँ चले गए? वो आपकी रिफॉर्म्स कहाँ चले गई? तो कुछ इन्होंने ना कराची में किया और ना पाकिस्तान में किया। KPK ने जवाब दे दिया ना आपको यार। KPK ने बल्दियाती इंतखाबात में आपको बता दिया भाईजान सॉरी यार, अब आपको वोट नहीं देंगे। कराची की सूरत हाल भी यही है। यहाँ वो आए थे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली जैदी साहब, उन्होंने कहा कि हम तो वोट किसे लेकर आएंगे, लॉन्ग मार्च ले आए। वो भी लॉन्ग मार्च में ले आए। वो कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं फुजौली छोड़कर और MKM को वो करके उकसा के। MKM वाले भी लगे हुए। मैं ये कह रहा था कि हमारे शहर का मसला शहरी मसला है। कराची शहर में शहरी हुकूमत बहुत ताकतवर होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। सही। मैंने ये कहा कि इंतखाब जो आईन इख्तियार दे रहा है सूबाई हुकूमत को वो नीचे तक जाना चाहिए, यूनियन काउंसिल तक। ठीक है जी। इसमें ये कहां से आ गया कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस पर कब्जा कर लेंगे, हम असेंबली पे कब्जा कर लेंगे, हम इनको कराची से बाहर निकाल देंगे? कौन है आप भाई? आप फिर वो दौर वापस आना चाह रहे हैं तो पिछला दौर था। ये जमहूरियत के खिलाफ शहरी हुकूमत का तो मामला एक तरफ हो गया। अब धमकियां ये हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे, बिल वापस लेंगे और चीफ मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करेंगे। तो कर ले, करके देख ले। यहाँ भी जब आप स्ट्राइक कॉल देते हो तो आप स्ट्राइक कॉल दे नहीं सकते। ये मैं बता रहा हूँ आपको इस बात क्लियरली कि आपको 1 घंटे बाद वापस लेना पड़ती है कॉल। जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं वही आपको बताते हैं कि कॉल नहीं होगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तरजीहात तय नहीं कर सकी है हुकूमत। हमने देखा कि महंगाई जो है वो उसी तरह बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, बिजली के जो है रेट आपने बढ़ा दिए हैं, जबकि ये बयानिया था हुकूमत का कि मिनी बजट के असरात आम तबके के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन इन तमाम पर बात होने की बजाय हुकूमत ने, वफाकी वज़रा ने यह बयान दे दिया कि डील हो रही है, नून लीग के कुछ रहनुमा हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत क्यों अपनी तरजीहात को तय नहीं कर सकी कि नवाज शरीफ वापस आते हैं नहीं आते हैं, डील है या डील है? ये हमारे मौज़ूआत नहीं है, ये हमारा मैदान नहीं है, ना हमें इनसे कोई ख़तरा है। हमने डिलीवर करना है, आवाम को रिलीफ देना है जो वादे करके आए थे, हमें फिर किसी से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए ये डील वगैरह का जो मसला मैंने कहा इनके बस का तो नहीं है। ये डील नहीं कर सकते। मुजरा के बस पे डील करना नहीं है, बैंक का मैंडेट है। जिसके पास मैंडेट वो डील करे ना, मुमकिन कर रहा हो सकता है कर रहा हो, हमें क्या पता। लेकिन ये किसका पता रजा अब्बास को उस पर चलेगा जब न्यूज में खबर आएगी कि जी नवाज शरीफ वापस पहुंच गए। जब पता चलेगा वैसे नहीं चलेगा। जब गए थे तब हम दौड़े थे, हमें 2 घंटे पहले पता चलेगा कि एयरपोर्ट पहुंच गए वो। तो ऐसी कोई तला नहीं थी। मेरी मुलाकात भी हुई थी प्रिंस मुखर्जी से जिन्होंने डील कराई थी। मैं सऊदी अरब में पोस्टेड था, वहां से मुलाकात हुई, मेरी बहुत मजे की मुलाकात थी। तो उन्होंने बताया कि तो हम 2 महीने से इस पर काम कर रहे थे, 3 महीने से काम कर रहे थे। तो अंदर करंट होता है, चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये कहना कि 4 आदमी ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो गए हैं, अब बेकार हो गए हैं, फजूल हो गए हैं, ये मेरा ख्याल है अब पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होता। पुराने जमाने में जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था मामला, तो जतोई साहब थे, कौसर न्याजी साहब थे, अब्दुल हफीज पीरजादा थे, ये लोग थे, ये अलग हो गए थे और इनकी जो हैसियत थी वो खत्म हो गई थी, खत्म हो गई थी। ये लोग बर्बाद हो गए। इनकी जो सियासी पोजीशन थी वो बर्बाद हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो वफादारियां ऐसी होती हैं, आप अलग होकर तबाह हो जाते हैं। अच्छा सर, अब मैं कुछ अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी बात करना चाहूँगा आपसे। PDM भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, लॉन्ग मार्च की पहले से तारीख उन्होंने दे रखी है।
आपको क्या लगता है कि अपोजिशन भी अपना उस तरह से किरदार अदा नहीं कर सकी है जिस तरह से आवाम तवक्को कर रही थी? अगर हुकूमत आवाम की आवाज़ नहीं बन रही, वैसे इकदाम नहीं कर रही, वैसे पॉलिसी को तरतीब नहीं दे रही, तो अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, मगर अपोजिशन भी हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आई है तमाम सूरत हाल पर। देखिए, मैं बहुत आपसे एग्री करूंगा, मोर देन 200%। इंतहाई नालायक अपोजिशन है ये। हम्म। अपोजिशन वो होती है कि असेंबली में 10 आदमी होते हैं और हुकूमत नाच रही होती है। ये ठीक ठाक लोग हैं और हुकूमत नाच नहीं रही। वजह क्या है? इनकी नालायकी है, इनकी आपस के इंटरेस्ट का क्लैश हुआ है। इन्होंने पीडीएम बनाई, बहुत अच्छा फैसला हुआ। पीडीएम ने बहुत ज्यादा एक्टिव रोल अदा किया, बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत बड़े जलसे हुए, हुकूमत मिल गई, हुकूमत के पैरों के तले से जमीन निकल गई। लेकिन फिर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अचानक बयान लेकर आ गए लॉन्ग मार्च से पहले, ये पहले इस्तीफे दें आप, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। अब जिस पार्टी क्यों इस्तीफा देगी? सवाल ये है कि उसका इंटरेस्ट क्या है इस्तीफों में? वो उसका इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट है उसके पास, उसका मफाद यहाँ पर है। अगर वो इस्तीफा दे तो फिर गवर्नमेंट जाती है। दूसरा ये कि इस्तीफे से क्या हासिल होगा, और अल्टीमेटली आखिरी में मौलाना फजल रहमान ने हाल में तस्लीम किया है कि इस्तीफे से कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब इस्तीफे से कुछ हासिल नहीं होगा, मेरा ख्याल ये है कि प्लान ये था कि अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो उनको डेफर कर दिया जाए, जैसा कि पीटीआई के इस्तीफे डेफर किए गए थे, और इनकी गैर मौजूदगी में तमाम कानून, तमाम आईनी तरामीम मंजूर करा ली जाए। वो प्लान नाकाम हुआ है असल में। तो अच्छा, आपको लगता है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख दे रखी है, कुछ बातें तो ये भी हो रही है ना कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च को एक उसमें तकसीम करने के लिए पीपल्स पार्टी ने अलग से लॉन्ग मार्च की जो है वो अपना ऐलान कर दिया है। आपको भी ऐसा लगता है कि तकसीम किया जा रहा है एक बार फिर से अपोजिशन को? देखिए, अब तो जो मेरा ख्याल है कि पीडीएम अब मुस्तैद हो नहीं सकती। ये बिल्कुल हो सकता है कि एक एजेंडे पर रहे कौमी असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अब पीडीएम के साथ चलना मुश्किल है। और पीडीएम ने बहुत लंबी डेट दी है मार्च की, मार्च में मार्च करेंगे जी। तो ये फरवरी ये भी कर रहे हैं, मार्च के प्रेशर तभी डाल रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है टैक्टिकली मौलाना साहब ने खासी लंबी डेट दे दी, शायद किसी इंतजार में हो, मेरा ख्याल है वो कुछ चाहते हो कोई और नई डेवलपमेंट हो जाए इस वजह से। लेकिन बहुत लंबी डेट थी, इसका इंतजार लोग फिर फरवरी में जब आप जाएंगे तो सर्दी का आलम क्या होगा, रमजान करीब होगा, रोजे रखने पड़ेंगे आपको, और धरना तो आपका हो नहीं पाएगा उस जमाने में। तो आप जलसा कर लेंगे, जुलूस कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप और पीडीएम अगर होती तो ऐसा धरना करते ही जैसा पीटीआई ने किया था, मिलकर करते, वो जो फलसफा था वो नाकाम हो गया। तो हिजबी इख्तिलाफ बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी अप्रोच कमजोर है, उसके अराकीन पूरे नहीं होते हैं वक्त पड़ने पर कौमी असेंबली में और पार्लियामेंट में, और सेनेट में उनके वोट गलत हो जाते हैं। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि उनसे जब सवाल किया गया कि आप ऐसी इतनी जो बड़ी तहरीक हुकूमत के खिलाफ कैसे चला लेंगे, आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी लंबी तहरीक चलाई है। तो आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, कोशिश अभी आ रही है सर, आपको आवाज क्लियर? अब आ रही। अच्छा, मैं अपना सवाल दोहराता चलूं कि कमर जमान कायरा साहब ये कह रहे थे कि जब उनसे पूछा गया कि आप उसी तरह की मुनज़्ज़म तहरीक चला सकेंगे हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि आपकी अगर ये आपके दिमाग के अंदर है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक 126 दिन का धरना दिया था, तो उस चीज़ को, उन ख्यालात को, उन तसव्वुरात को निकालें अपने जहन से। हमने अगर एक दिन भी सही मानों में धरना कर लिया तो वही हुकूमत के लिए काफ़ी होगा। 126 दिन एक बेंच मार्क, ये उसको ना बनाए, एक स्टैंडर्ड ना बना दें। नहीं, कायरा साहब बहुत प्यारे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नस्तालिक आदमी है। मैं उनसे खिलाफ करता हूँ उस बात के ऊपर कि एक दिन का धरना कुछ नहीं होता। सही धरना कम से कम 10 दिन का होना चाहिए और टिका के होना चाहिए। लेकिन ये कि वो नहीं करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इनमें आपस में बहुत झगड़े हैं जो आपको नजर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। एक बिल के ऊपर अगर वोटिंग हो रही है तो कभी 150 वोट आ रहे हैं, कभी 140 वोट आ रहे हैं, तो आदमी कहाँ चले गए उठकर। आईनी बिल भी ऐसे आते हैं और
मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे बिल मंजूर करा दिए जो नहीं होने चाहिए थे। मैं बताऊं, रजा अब्बास के वो जो 33 बिल एक दिन मंजूर हुए थे, जी। उनका टैक्स 14 दिन तक और असेंबली की वेब पे नहीं आया। हम तलाश करते रहे थे, खुद पता नहीं था मुजरा को बिल थे क्या, वो मंजूर हो गया, कोई डिबेट नहीं हुई। अब इस बिल पे उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया था, और लेकिन ये जो इजलास हुआ है ये वाकई इजलास का मैं समझता हूँ। इसमें सबने डिबेट में हिस्सा लिया, लेकिन आखिर में फिर वही हो गया स्टेट बैंक के ऊपर, नहीं खत्म करें मंजूर करें, फिर वो मसला आ गया। सर, ये जो एक अहम इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 25 जनवरी को, जिसमें कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई वाज़ेह एक तारीख हमारे सामने आ जाएगी, या फिर लॉन्ग मार्च हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर लें। आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन कोई एक अपना बयानिया बना लेगी, फिर उसको कामयाब बनाने के लिए भी तकदो करेगी, हुकूमती इत्तेहादियों से बात करेगी, और वो इनका साथ देंगे भी या नहीं देंगे, और एक तारीख आपको होती हुई नजर आ रही है लॉन्ग मार्च की? देखिए, तहरीक एतमाद तो जब होगी ना तो आपात दाने पूरे होंगे। आपात दाने पूरे नहीं, और दाने उस वक्त तक पूरे नहीं होंगे जब तक इत्तेहादी पार्टियां इमरान खान साहब के साथ हैं। और जब तक इत्तेहादी पार्टियां कब तक साथ हैं इसका आपको पता है, मुझे भी पता है। तो वो ना परवीन साकी का शेर, बादशाह खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो बादशाह खुलने का जब इशारा आएगा तो शादी अलग हो जाएंगे, जब शादी अलग हो जाएंगे तो तहरीक एतमाद पास हो जाएगी, उससे पहले नहीं होती। लेकिन सर, ये भी तो तरीका हो सकता है ना कि बजाय कि किसी इशारे का इंतज़ार किया जाए, अपोजिशन जो है वो खुद ही चेक कर ले कि वाकई जो इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है, एक टेस्ट केस के तौर पर तहरीक अदम एतमाद ले जाएं। ये तो कुछ दाने कहाँ से लाएंगे आप, बंदे कहाँ से पूरे करेंगे? वो कह रहे हैं ना एमक्यूएम और काफ लीग बड़ी हद तक हमारे साथ हैं, हो सकता है वो हमें। अरे नहीं रजा, नहीं, मैंने बहुत ही खेल देखे हैं, मैंने एमक्यूएम को भी देखा है, मैंने काफ लीग को भी देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी को भी देखा है, सबको, मुस्लिम नून को भी देखा है। एक उम्र गुजरी है इस पेशे के अंदर, कोई काम किया ही नहीं है और सारे खेल देखे। एमक्यूएम और काफ लीग बादशाह खुलने का इशारा उनको चाहिए। जब इशारा मिलेगा उनको कि कश्ती चल रही है अब, तो कश्ती चल जाएगी, वो नहीं चलेगी। लेकिन एमक्यूएम को आप देख शायद है कि एमक्यूएम की हमारी बहुत अच्छी खातून है ईश्वर ज़ारा साहबा जी, वो तरामीम पेश करती है मिनी बजट में, और उसके बाद वो तारीफ शुरू कर देती है हुकूमत की, और जिस तरह वापस लेती है उनसे कहते हैं अमीरुल्लाह कि वापस ले लो, तो वापस ले लेती है। तो ये तो एमक्यूएम है। ऐसे काफली वाले बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बातें कहते हैं, मुनिस लाई और चौधरी सालिक साहब भी, लेकिन जब अमल में आप जाएंगे ना तो वहां काउंट होगा। आप जब हेड काउंट करेंगे, जब सर गिरेंगे, आप तब अंदाजा होगा आपको कि किसके पास कितने लोग। आपके पास तहरीक एतमाद के लिए अभी लोग नहीं है, क्योंकि आपके लोग तो एन वक्त के ऊपर बाज़ औक़ात तहरीक इजलास में नहीं होते, तो थोड़ा अपने खान पास करा देते हैं बाबर आवाम साहब। तो उनको भी लेकिन सर, जब ये हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी तरफ से बयानात आते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, हमने भी अपने वोटर्स को जो है वो जवाब देना है, हमने भी अपने हलकों में जाना है, तो ऐसे बयानात आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए वाकई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, या हुकूमत इत्मीनान है, जिसे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हाथ कायम है वज़ीर आज़म के सर के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला? देखिए, खास को पिशावर वाले बात में देखा ना, जब वोट पड़ता है ना, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वोट काउंट होता है। उसके बाद आप धक्का कितने करेंगे, आप कितने धक्का करेंगे आप जब आम इंतखाबात होंगे तो इससे धक्का नहीं कर पाएंगे अल्लाह ये कि आपका आर्जीज बैठ जाए। जैसे हुआ 2018 में, तो 11 स्टेट ऑफ आर सीट थी अनब्रेकेबल, बहुत बैठ गई और मामले बदल गया। तो लेकिन जब वोट काउंट होगा, जब वोट पड़ेगा आम इंतखाबात में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इफ्लास, ये 4 मसाइल हैं जो मसालिस्तान बनने वाले हैं इनके लिए, पीटीआई के लिए। अभी तो मैं अगर से मैं गैलप पोल वगैरह पे यकीन नहीं करता हूँ, मैं स्टेट टॉक पे बात करता हूँ। जो आम आदमी है, पहले मेरे घर में जो लोग काम करते थे वो दीवाने थे
इमरान खान के, हम्म। और अब वो पागल हो गए हैं क्योंकि उनका रोजगार मुतासिर हुआ है। उनकी तनख्वाह जितनी है जो बढ़ सकती थी बढ़ गई, लेकिन उनकी तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, उनकी दवाओं का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। उनका अब तो आपने डबल रोटी, बच्चों के दूध, सब पे टैक्स लगा दिया ना यार। अब तो सिर्फ ऑक्सीजन बच गई है हवा में, जो ऑक्सीजन है। लेकिन वही सर बात हुकूमत भी तो ये लगा कहती हुई देंगे। नज़र आती है ना कि साबिका हुकूमतों ने जो हमारे लिए ख़जाने छोड़े हैं, जो खसारे छोड़े हैं, उनमें ऐसे ही सूरत हाल बन सकती थी। हमें IMF के पास जाना था, उनकी शराइत को तस्लीम करना है, और ये फिर महंगाई है, आलमी वजह से भी, आलमी मार्केट में भी ऐसी तमाम सूरत हाल है वो रही है। आप नहीं लगते कि हुकूमत ने बयानिया बना लिया अवाम के अंदर किसी न किसी तरह, वो अपने वोटर्स को मुतमईन कर चुकी है? नहीं नहीं नहीं, अगर वोट मुतमईन होता हाँ। तो ये 15 दिल्ली इंतखाबात नहीं आते। हम्म। अगर वोटर मुंतखब होता तो प्रेसिडेंट वाउडा कराची की कौमी असम्बली की सीट नहीं आती, और पुलिस पार्टी जीती वहाँ, मान जीत वहाँ मुस्लिम लीग जीती, वहाँ पुलिस पार्टी जीती है। 15 दिल्ली इंतखाबात आ रहे हैं, KPK की बल्दियात आ रहे हैं, और आने वाला वक्त हजारा के इलाके का है सही। यहाँ और कमजोर रहेंगे, ये वहां भी आ रही है। पंजाब में जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो देखिए कितना मजा आता है। तो ये बहुत टफ फाइट होगी, लेकिन लगता है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, अभी मैं गलत की आपसे बात कर रहा था, मुझे यकीन नहीं होता गैस वगैरह पर, लेकिन उनने एक बड़ा बारीक काम उन्होंने दिखाया है कि जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, उनके 54% ने कहा कि अब हम वोट देंगे इमरान खान। तो वो कहीं से लाए होंगे, कहीं से उन्होंने सर्वे किया होगा, सैंपल किया होगा, लेकिन ये कि सूरत हाल की गई। सही। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, हमारे से टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।